फ्रेंड नमस्ते। और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं आज बहुत बड़ी खबर है आपके लिए, हमारे लिए, हमारे समाज और देश के लिए। इसको ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक बड़ी सच्चाई है, आप भले इसे इग्नोर कर सकते हो, किसी जाति धर्म और ये सब चीज़ें आप अगर दिमाग में रखे हो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। अभी आप इग्नोर कर सकते हो लेकिन बाद में ये घटना घट के रहेगी, ये बात सच और हकीकत है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझिए कि आपके देश के अंदर जो भी सांप्रदायिकता अभी फैल रही है, धर्म जाति को मतलब नाम ले कर के, तो ये सब चीज़ें आपके देश को खोखला करने की एक कोशिश है। और देश का इससे भला नहीं होता है, ये बात समझना होगा। देश का भला इससे कभी नहीं होता है। लेकिन देश किस तरह से मतलब देखिए, धर्म आपके जो है ना, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो एक उचित नहीं है। अगर कोर्ट में इसको सही तरह से अगर पेश किया जाए तो इसका एक भी सबूत नहीं मिलेगा, तो ये सारे धर्म की जो काली पट्टी है ना, जो भी वो सारी चीज़ें जो है कि ख़त्म हो जाएगी। सभी धर्म जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसके साक्षात सबूत अगर इसको इकट्ठा करके अगर कर दिया जाए तो सभी धर्म पर ताला लटक जाएगा। इसलिए धर्म के साथ जीने वाले उन सब लोगों को सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या सच में आप अभी भी आप किसी भी धर्म संप्रदाय के साथ या खिलाफ या फिर किसी भी प्रकार का सपोर्ट में अगर आप हैं देश को छोड़ करके। क्योंकि आर्मी जो हमारे देश को रक्षा करते हैं वो हमारे सबसे बड़ा देवता, आराध्य, जो भी आप कहो वही है हमारे भगवान, ठीक है ना। क्योंकि वही हमें बचा के रखे हैं और हमारी देश की ज़रूरतें वही देती है। इसलिए पॉलिटिशियन जो भी हैं इन सब लोगों को और जनता को समझ करके चलना चाहिए। चलिए देखिए इस वीडियो को आप। हिंसा कैसे हुई, क्या हुई, पर इसके पीछे के कुछ ऐतिहासिक पहलू मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि हिंसा अचानक टपक पड़ गया। वास्तव में मैं अपने नौजवान दोस्तों को चाहूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू ट्राई टू आंसर वन ऑफ माय सिंपल क्वेश्चन। मेरा एक सरल सवाल यह है कि हिंसा होती है या करवाई जाती है? वेरी गुड, ठीक है। एक और दूसरा एक सवाल, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा पर मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूं। बताइए हिंसा कौन करवाएगा? मैं अपनी एक राय दे रहा हूं कि हिंसा वही करवाता है जिसको हिंसा से फायदा होने वाला है। पिछले 30 सालों में जो सांप्रदायिक हिंसा अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ी है उसका फायदा किसको हुआ है, यह सवाल मैं आपके दिमाग में रख रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2, क्या हिंसा ऐसे ही हो सकती है? नहीं, हिंसा के पीछे नफरत हेट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सोशल थिंकिंग बिकॉज ऑफ विच रिलीजियस वायलेंस कैन बी ऑर्केस्ट्रेटेड। 2 घटनाएं बता दूं। कंधमाल में बहुत भयंकर हिंसा हुई। मैं कंधमाल वहां के रिफ्यूजी कैंप से आ रहा था, एक दुख से, दर्द से, पीड़ा से वापस आ रहा था। पर मैं जब भुवनेश्वर की सड़कों पे आया, वहां मैंने लोगों से बात किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, इनको ये सबक सिखाने की जरूरत थी। दूसरी जगह हमारे बंबई में 1992-93 में जब शुरू में मैं इस बात से झकझोर हो गया था, इतनी बड़ी हिंसा हो रही थी, पर कई लोगों का यही था कि ये लोग जिनके खिलाफ हिंसा हो रही है ये ऐसे हैं। यानी सबसे पहले याद रखिए कि 3 स्टेज पर मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। सबसे ऊपर दिखती है हिंसा। अब हिंसा के ऊपर भी 2 चीजें दिखती है। हिंसा के कारण होता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के कारण एक राजनीतिक पार्टी पहले से लगातार ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। ये हिंसा के ऊपर की बात। और हिंसा के नीचे जो छुपा है वह एक प्रकार का सामान्य सामाजिक सोच, सोशल कॉमन सेंस, जिसमें मुसलमानों के बारे में 10 चीजें, क्रिश्चियंस के बारे में 4 चीजें, 5 चीजें ये समाज में फैली हुई है। और ये भी विश्वास रखिए कि इनके खिलाफ ये जो प्रकार का प्रोपेगेंडा है ये कल चालू नहीं हुआ, इसकी जड़ें तो 100 साल पुरानी हैं। इसकी जड़ें उस प्रकार के इतिहास लेखन में है जो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यहां किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। यानी इस प्रकार के इतिहास को बताना कि जिसमें राजा को उसके धर्म से जोड़कर चलना। राजा अच्छा क्यों था? क्योंकि वो मेरे धर्म का था। राजा खराब क्यों था? क्योंकि वो दूसरे धर्म का था। ये जो सोच है इसमें केवल हिंदू सांप्रदायिकता का ही सवाल नहीं है, मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी यही आधार रहा है। इस बात को भी ख्याल कीजिए। आज जो सवाल भारत में बढ़ता जा रहा है उसका एक बड़ा सैंपल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का सवाल इससे भी बड़ा है। बांग्लादेश में भी वही समस्या आ रही है, म्यांमार में भी वही समस्या आ रही है, श्रीलंका में भी यही समस्या आ रही है। जो उपनिवेशवाद के काल में इतिहास की जड़ों को रखा गया, फाउंडेशंस ऑफ हिस्ट्री व्हिच वी डिड, उसमें राजाओं के इतिहास को लिया गया और उसमें है वो चीजें आज तक चल रही है। और उसका एक अभी का उदाहरण जो आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी फिल्म पद्मावती पे एक बहुत बड़ा विवाद हुआ। सॉरी, पद्मावती नहीं, उसका नाम बदल गया था, पद्मावत। सॉरी मैं गलत, उम्र के हिसाब से गलतियां करता रहता हूं। खैर, पद्मावत। अब पता चला कि भाई पद्मावत में राजपूत अस्मिता का बहुत हनन हो रहा है। अब पता चला कि ये एक राजपूत राजकुमारी जौहर करती है, तो उन किन बातों को सपोर्ट करें वो भी देखिए। पर इसी बहाने मैंने थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने की कोशिश की, तो पता चला कि जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी एक वहशी जंगली जो खाने को भी अटैक करता है, औरतों के पीछे पड़ा रहता है, जो फिल्म में दिखाया गया, और वास्तव में इतिहास में जो उसका चित्र है, जो एक अदब से, तहजीब से राज्य को चलाता है, दिल्ली का हौज खास बनवाता है। हेलो, हौज खास दिल्ली का वही बनवाता है, दिल्ली में ट्रेड सिस्टम को लाइन पे लाता है। तो पद्मावती तो इतिहास में थी नहीं, क्योंकि वो तो एक कवि की कल्पना थी, सूफी संत की कल्पना थी पद्मावती। तो उसके आधार पर लोगों को हो रहा है। और इसी आधार पर थोड़ा और सोच लीजिए, क्योंकि एक ही मुद्दे को लेकर मैं चलता हूं, उससे कितनी चीजों को सोच सकते हैं। और आज पद्मावती पे जो विवाद हुआ वो इस बात का भी द्योतक है कि समाज में सांप्रदायिकता कैसे बढ़ती जा रही है। अपने 30-40 साल, 50 साल पहले, शायद 40 साल पहले एक बहुत प्यारी सी फिल्म देखी थी, मुगले आजम।
एक हिंदू राजकुमारी, मुसलमान राजा, शादी, सब लोगों ने उस फिल्म का बहुत स्वागत किया। उसके बाद आई फिल्म जो था अकबर, वही थीम, वो भी काल्पनिक थीम है। लोगों ने थोड़ा सा विद्रोह किया कि आप कैसे बता सकते हैं एक मुसलमान राजकुमार और एक हिंदू लड़की, तो वो लव जिहाद वाला मामला जो आ गया, अफजल की बात कर रहा था, उसमें भी एक लव जिहाद का मामला था। खैर, अब इसी के साथ चलकर जो एक वास्तव में पद्मावत में जो किया गया है वो किसी राजपूत अस्मिता का हनन नहीं किया गया। वास्तव में आज मुसलमानों के बारे में जो सोच है उसके आधार पर खिलजी को खड़ा किया गया। मामला कुछ उल्टा था, समाज में विरोध कुछ उल्टा हुआ। और इसी के साथ आज जो समाज में मैं इतना कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये जो मुस्लिम समाज है वो आज सेकंड क्लास सिटीजनशिप के रूप में हाशिए पर ढकेल दिया गया है। इसी हॉल में 8 साल पहले 9 साल पहले एक मीटिंग की थी, व्हाट इट मींस टू बी अ मुस्लिम इन इंडिया। उस समय सब सोच रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर आज एक इस हालत में आ रहे हैं कि आज हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मुस्लिम्स आर गेटिंग मार्जिनलाइज्ड, गेटिंग प्रैक्टिकली एब्सेंट। और इसकी जड़ों में जो देखा जाए तो वास्तव में एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद जिसके आधार पर लोग अपनी छाती को 56 इंच का बनाते हैं। वही व्यक्ति ने हमारे बंबई में आए तो वोट मांगे, क्योंकि देश में तो महानतम हिंदू हुए, पर उन्होंने कभी खुद को हिंदू राष्ट्रवादी नहीं कहा, और उनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। देश में उतने ही एक महान मुसलमान हो गए जो मुसलमान भी थे, पर उन्होंने अपने आप को कभी मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं किया, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो मुख्य मामला दोस्तों ऐसा है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा और राजनीति है पिछले 4 साल में अपनी चरम सीमा पर की तरफ जा रही है। ये हिंदू राष्ट्रवाद जो आजादी के दौरान में 2 प्रकार के राष्ट्रवाद आए, एक भारतीय राष्ट्रवाद, छोटे से मैं कह रहा हूं इसलिए, भारतीय राष्ट्रवाद में सरदार भगत सिंह, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने उनके संगठनों को नाम भी याद रखिए, तो उसमें आपको एक इंडियन देश दिखता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये एक उभरते वर्ग का राष्ट्रवाद आया जिसने सब लोगों को जोड़कर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना की। और इन वर्गों जो पुराने यहाँ के वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, जब उनको समाज के बदलते समीकरणों से when they got threatened because of the changing equations which had potential of equality, जो बराबरी की बात करना चाहते थे, तो उस समय राजा, नवाब, जमींदार साथ में आए और उन्होंने संगठन बनाए। एक संगठन का नाम था मुस्लिम लीग, दूसरे संगठन का नाम था हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात की, हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्रवाद की बात की, और इसी हिंदू राष्ट्रवाद की बात को लेकर 1925 में एक संगठन बना। ये संगठन का नाम आप मुझे बताएंगे। ये लोग पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं, राइट। तो खैर वो बना और उन्होंने फिर हिंदुत्व को बताया, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की, और उसी आधार पर उन्होंने समाज में एक प्रकार की नफरत फैलाने का सिलसिला चालू किया। मेरी मुख्य थीम यह है कि आज मुसलमानों का, क्रिश्चियंस का जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसके पीछे है नफरत, और ये नफरत फैलाई गई कुछ हमारी किताबों के माध्यम से, कुछ मीडिया के माध्यम से, और उससे ज्यादा उन शाखाओं में जहां नमस्ते सदा वत्सले राष्ट्रभूमि कहकर हिंदू राष्ट्र की कल्पना को एक प्रकार से लोगों के दिमाग में घुट्टी पिलाई जाती है कि मुसलमान विदेशी हैं, आक्रामक हैं, आतंकवादी हैं, ज्यादा उनके बच्चे होते हैं, ज्यादा बीवियां होती हैं, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती से धर्मांतरण किया। तो मुझे लगता है दोस्तों आज हम जब इस कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं, जरूरी इस बात को है कि हम हिंसा की जड़ को पहचानें, नंबर 1। नंबर 2, इस हिंसा के पीछे जो नफरत पैदा की गई है उस नफरत को पहचाने। जब तक हम इस नफरत का मुकाबला नहीं कर सकते ये राजनीति खत्म नहीं हो सकती। और वही मेरी अपील है कि इतिहास में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हमको इतिहास को दोहराना है, हमको इस बात के लिए इतिहास को समझना है कि जो गलत प्रकार से हमने भारत को समझा, हमने भारत को महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से देखने की कोशिश करना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, मैंने इतिहास का थोड़ा बहुत समझने की कोशिश किया और सबसे अच्छी समझ जो मुझे भारतीय इतिहास की मिली वो महात्मा गांधी की हिंद स्वराज में मिली। 2 पेज में महात्मा गांधी कहते हैं ये हिंदू राजा, मुसलमान राजा, ये तो मिलकर राज्य करते थे, मिलकर ही एक दूसरे के साथ चलते थे। इसलिए पता चला अकबर के दरबार का जो एक व्यक्ति था, कौन व्यक्ति पहले मैं आपको इशारे में बताऊंगा, वो एक व्यक्ति था राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करता था जो दुर्भाग्यवश आज मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। ये हमारा इतिहास है। इस प्रकार की छोटी सी छोटी चीजों को समझ के मैं चाहता हूं कि हम महात्मा गांधी के हिंद स्वराज को, पंडित नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को, और वो जो बात की गई इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, इसमें समाज के सभी तबके, जो भी उनका धर्म हो, जो भी उनकी जाति हो, जो भी उनका लिंग हो, जो भी उनकी भाषा हो, उसके बावजूद हम सबसे पहले भारतीय हैं। और उस आधार पे एक इतिहास की समझ और आज की समझ जब तक हम नहीं लाएंगे, माइनॉरिटीज का आज पाकिस्तान का हाल देखिए, पहले उन्होंने केवल हिंदू और क्रिश्चियंस को मारा, उसके बाद आज वहां नंबर लग रहा है अहमदिया का, शिया का। तो ये जब नफरत की राजनीति होती है तो ये अल्पसंख्यकों से चालू होकर अपने समाज के अंदर के कुछ हिंदुओं को टारगेट करेगी। अरे ये तो फ्रेंड आप समझ गए कि किस तरह से देश को बर्बाद किया जाता है या फिर देश बर्बाद हो सकता है। यह धर्म कितनी बड़ी मिसाइल है कि धर्म जो है कि मानवता को पूरी तरह से जड़ से विनाश कर सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस बातों को आप समझ गए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।